आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऊपर सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड क्या होता है। ये वीडियो होने वाली इम्पोर्टेंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर फुल कंप्लीट वीडियो होने वाली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? स्टैटिक चार्जेस। अगर आपके चार्जेस स्टैटिक पे, यानी अगर आपके चार्ज रेस्ट पे, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, तो जो उसके अराइजिंग होने वाला फोर्स, फील्ड्स एज वेल एज पोटेंशियल, वो हम पूरा डील आउट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये एक नॉर्मल चैप्टर नहीं कह सकते, ये डील्स विद फोर्सेस पे डील करेगा, आपके फील्ड्स पे भी डील करेगा, आपके पोटेंशियल्स पे भी डील करता है, ये पूरा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ लगी रहती है, जिसके कारण वो एक इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। क्या है? वो एक प्रॉपर्टी है। दो चार्ज होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमें पता है कि एक एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, तो सीधी बात है, अगर 10-10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, तो उसमें से एक जो लॉस हुआ या एक जिसकी कमी हुई, उसके कारण उसमें नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आ जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके अंदर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव कम हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और पॉजिटिव थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, इस कारण वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन है वो कम पड़ जाएंगे, जिससे वो एक न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमें पता है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस है वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रिपेल अट्रैक्ट बहुत आसान है। लाइक चार्जेस यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है वो होता है कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम। ठीक है, ये चीज़ भी आप इसमें लिखी नहीं है मगर आपको याद रखनी है। ऐसा यूनिट कूलम है और सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम है। अब आगे पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, अब हम चार्ज बात की, चार्ज दो टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे मैटर। मैटर क्या? जो चार्ज हमने पढ़ा, क्या बात पर हम पूरे चैप्टर में स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो चार्ज है स्टैटिक चार्ज, वो कैसे फ्लो हो रहे हैं, किस टाइप के फ्लो हो रहे हैं, उनमें 3 मटेरियल कैटेगराइज होते हैं। पहला होता है कंडक्टर। याद रखिए, हम फ्लो ऑफ चार्जेस के बेसिस पे इनको कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि ये चार्ज कैसे फ्लो हो रहे हैं। सीधी बात है, कंडक्टर में जो चार्ज इजीली फ्लो हो जाते हैं, लिखा भी है आपको, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ईटीसी एक्सेट्रा। मतलब ये सब में जो चार्जेस हैं वो इजीली फ्लो हो जाते हैं। इंसुलेटर की बात कर ले तो इंसुलेटर पे बिल्कुल भी चार्ज फ्लो नहीं होते, इलेक्ट्रिक जनरेट कैन नॉट फ्लो, तो इन्हें कहते हैं हम इंसुलेटर्स। लाइक प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर एक अलग टाइप की चीज़ें होती है, ये कभी कंडक्टर कभी इंसुलेटर बन जाते हैं। इनमें क्या होता है कि हम कुछ अलग कंडीशन या हम एक एक्सटर्नल फैक्टर देते हैं इनको, जैसे कि हम इनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे या हम इनको कुछ कर देंगे, जिसके कारण ये कंडक्टर में बन जाएंगे या उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं। तो वही है कि इनमें हम नॉर्मली ये नहीं कंडक्ट करते, बट हम इसमें कुछ डाल दें, इसमें इम्प्योरिटीज़ मिला दें या फिर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। यहाँ पर लिखा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफाई द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बट इफ वी गिव सम एक्स्ट्रा चार्ज एंड इट प्रॉपर्टी चार्ज डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट एट सेम पॉइंट व्हेन वी, ये वही लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ चार्जिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रबिंग। रबिंग से क्या होता है? दो चीज़ को हम एक दूसरे की तरफ रब करते हैं, तो वो हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे वो देन वन ऑफ द सब्सटेंस एब्जॉर्ब द हीट एंड एमिट इलेक्ट्रॉन। एक सब्सटेंस जो सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं उसमें से एक हीट को ले लेगा
और वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, और सेकेंड वन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है दैट इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन में जिसमें गया वो नेगेटिव चार्ज, या कुछ ऐसा वाइस वर्सा के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, इट बिकम पॉजिटिव एंड यही वो नेगेटिव चार्ज, यही लिखा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस किस में आता है, दो चीज़ को रब करने से, ग्लास रॉड, फनल, कैट स्किन, वुलन क्लोथ, वुलन कोट। नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लोथ, एबनॉइट रॉड, एम्बर रॉड, प्लास्टिक सीड। बाय कॉन्टैक्ट मेथड हम पहले रब कर रहे थे, अब हम सिर्फ टच करेंगे। टच करने के लिए क्या होता है, व्हेन टू आइडेंटिकल सेम साइज अंडर ईच अदर विच चार्ज एंड वन इज न्यूट्रल। इसमें क्या है, एक का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक चार्ज नहीं है तो हमारा जो कंडक्टर है या हमारा जो चार्ज ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ हम इसको कांटेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक टच कर रहे हैं। टच से कुछ हम ना फ्रिक्शन बना रहे हैं ना उसमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी उसमें क्रिएट आउट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई वो चार्ज अपने आप नहीं बनेगा। इसलिए हमें एक चार्ज बॉडी चाहिए जिससे वो कांटेक्ट में आके अपने आप चार्ज हो जाए बाय इंडक्शन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन चार्ज बॉडी ब्रिंग्स नियर टू कंडक्टर, इसमें क्या है, दोनों चार्ज बॉडी चाहिए और वो किसी कंडक्टर से, then due to attraction of unlike charges accumulate at closer surface of conductor, and due to this person like charges accumulate at rear surface, this is electrification of conductor, इसको electrostatic induction। इसमें क्या है, चार्ज बॉडी को लाते हैं, पास रखते हैं और वो चार्ज हो जाती है। देखो तीन है, रबिंग, एक दूसरे को रब कर रहे हैं, फिर हमने कांटेक्ट किया, फिर हम कोई डिस्टेंस पे रख दिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब जितने भी चार्ज किसी सिस्टम पे लग रहे हैं, क्या बोला मैंने, कितने भी चार्ज किसी सिस्टम पे लग रहे हैं, Q1 Q2 Q3, वो टोटल चार्ज अगर हम सिस्टम का निकालना चाहें तो वो सबका सम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जितने भी चार्ज किसी सिस्टम पे लग रहे हैं, किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे, किसी चीज़ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, आप सोचिए कोई भी Q1 Q2 अलग अलग चार्जेस लग रहे हैं, अगर हमने टोटल चार्ज निकालना है तो हम सीधे ऐड करते हैं। मतलब ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब सीधे ऐड हो जाता है। चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन उसके पास नहीं होता है। चार्ज क्या, चार्ज, ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। प्रॉपर साइन हैव टू यूज वाइल एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम। याद रहे, अगर नेगेटिव चार्ज भी कुछ एक्ट कर सकते, पॉजिटिव भी एक्ट कर सकते, तो हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ के साइन को लेना है। Charges are conserved according to the property no new charge either created or destroyed, total magnitude of charge initial and final condition is equal। मतलब जो टोटल फाइनल चार्ज थे और जो इनिशियली जो चार्ज थे इसमें वो बॉडी पे एक्ट कर रहे थे और जो ऐड होने के बाद ऐड हो रहे हैं वो सब इक्वल होंगे। मतलब कोई नया चार्ज आएगा नहीं या नया चार्ज लॉस नहीं होगा, कोई चार्ज पुराना लॉस नहीं होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज एस्टैब्लिश दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल जो फ्री चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में पाए जाते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल्स मतलब 1 2 3 इंटीजर्स, ठीक है, हमेशा वो इंटीजर्स में पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होता है और वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में जाए जाते हैं, जैसे कि Q इजिकल टू दिस, Q इजिकल टू 2 × दिस, Q इजिकल टू 3 × दिस, Q इजिकल टू 4 × दिस, तो इस टाइप में वो पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको एक और टर्म्स बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन आएगी तो आप इसको लिख देंगे, Q इजिकल टू एनी, ये चार्ज वगैरह आप लिख देना। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ व्हेन Q दो चार्जेस Q1, अब हम बात करेंगे दो चार्जेस रखेंगे आसपास तो वो कैसे बिहेव करेंगे। Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट डिस्टेंस आर, देन फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, दोनों इक्वेशंस को क्लग करेंगे तो यहाँ पर K आएगा। K क्या है, यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट है। सीधी बात है, हमने पहले से पढ़ा है कि एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट आता है, वो क्या है यहाँ पर K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। व्हेन बोथ चार्जेस सिचुएटेड इन वैक्यूम देन K इज एप्सिलॉन परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ठीक है। K की वैल्यू ये होगी। व्हेन बोथ चार्जेस सिचुएटेड इन मीडियम, अगर वो मीडियम में तो वो K 1/4 एप्सिलॉन इजिकल परमिटिव ऑफ मीडियम, E या रिलेटिव परमिटिविटी, और जो उस मीडियम की परमिटिविटी हमें निकालना है वो निकल जाती है। यहाँ पर बताया गया रिलेशन बिटवीन E0 एंड E। यहाँ पर E0 क्या है और E क्या है,
यहाँ पर ई जो है हम परमिटिविटी जिसकी मीडियम की निकालना चाहते हैं वो है, और ई आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, और ई नॉट हमारा है सम वैल्यूज़ ऑफ ई आर। वैक्यूम में 1, ई नॉट क्या है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, वैक्यूम में 1, एयर में 1.00054, वाटर में 80 और मेटल में इन्फिनाइट। तो ये होती है परमिटिविटी। ये 4-5 आप याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में वो कुछ दिए हैं वो भी याद कर लीजिए, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पूछी नहीं चाहती है। अगर पूछी जाएगी तो ये फॉर्मूले की मदद से आप निकाल देना। फॉर्मूले में कैसे निकालना, ये जो ई है ये होगी हमारी जो भी जिसकी हम निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमें उसकी रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए और साथ साथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज इसकी वैल्यू चाहिए। वेक्टर नोटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ, मक्ता वेक्टर फॉर्म में भी हम कॉलम्स लॉ को लिख सकते हैं। लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर विद रेफरेंस टू O, देन जॉइनिंग वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम R1 एंड R2। ये कोई R1 पे लोकेटेड है, ये R2 पे लोकेटेड है, Q1 चार्ज, ये Q2, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। Q1 पे इस साइड फोर्स लग रहा है F ऑन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये कोई R1 डिस्टेंस पे, यहाँ से ये R1 डिस्टेंस पे और ये R2 डिस्टेंस पे। तो ये दो फॉर्मूलेस हमारे बनते हैं। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल दिए हमने, ये फैक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल दिए, और इसमें क्या है, ये R12 और R21 यूनिट वेक्टर अलॉन्ग R1 वेक्टर, ये डायरेक्शन बेसिकली शो कर रहा है कि किस वेक्टर, किस यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। ये बेसिकली हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स का सिंबल है। Q1 ये फोर्स की वैल्यू है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये Q1 Q2 अपन आस के, और R12 जो है इस फोर्स का वो बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है ना। अकॉर्डिंग टू वेक्टर R1 R2 इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस 2। मतलब इस केस में जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, इसलिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। क्यों अपोजिट में लग रहे हैं, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस है, इससे साफ समझ में आता है। प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर सेम होते तो वो एक दूसरे की तरफ लगते, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ किया। तो जो फोर्स होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए एक नेगेटिव साइन यूज़ किया। अब इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट कॉलम रूल फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। When sign of force is positive then it represent repulsion। मैंने आपको पहले बता दिया पॉजिटिव है then repulsion हो रहा है। when sign of force मतलब फोर्स का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। when sign of force is negative then it is attraction। तो ये हमने, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और जो फोर्स का जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो वो रिपल्सन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 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 रहेगा, इसलिए वो रिपल हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही एंड में रिजल्ट आएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो वो दोनों केस में नेगेटिव बनता है, इसलिए नेगेटिव आएगा। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अब सीधी बात है, अलग अलग चार्जेस को हमने रखा है। इसमें क्या है, दो चार्ज को रख के बता दिया। अब अलग अलग चार्जेस को रख दिया तो ये पहला चार्ज हमने यहाँ रख दिया Q1 Q2 Q1 ये फोर्स, तो अलग अलग चार्जेस पे अलग अलग के कारण कितना क्या फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन Q1 Q0 के कारण, फोर्स ऑन Q2 Q0 के कारण, मतलब Q0 जो बेसिक चार्ज है बीच में रखा हुआ है, इसके कारण हमने अलग अलग फोर्सेस निकाले और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है 0 1, ये सब हमारा डायरेक्शन गिवन है। सीधी बात है, हमने पढ़ा है कि एडिटिव नेचर फॉलो करता है, इसलिए सारे फोर्सेस हम एक एक कर करके यहाँ पर ऐड आउट करते जा रहे हैं और हमारा इसके बाद ये एक सिग्मा नोटेशन के साथ फॉर्मूला बनता है, आप डायरेक्ट ऐड आउट कर सकते हो। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन एज यूजुअल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर सकते हो। According to our derivation, it is clear that force between two charges does not affected by presence of any other charge। मतलब अगर दो चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो तीसरा चार्ज से कोई वो इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है वो उसमें उसके अराउंड जो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको ही हम रीजन चार्ज पार्टिकल फिर एनी अदर चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल के रीजन में अगर कोई और चार्ज पार्टिकल आता है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या उसको हम चेकआउट कर सकते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय ई। ई का जो फॉर्मूला होता है फोर्स बाय क्यू, क्यू क्या है चार्ज और फोर्स क्या है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन m1 L1 T -3 A -1।
According to formula, if test charge Q0 is located at distance r from Q1 charge, the ratio of force applied on the test charge and magnitude of rest charge is called electric field intensity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्ट चार्ज. मतलब टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है रेस्ट चार्ज पे, उसका रेशियो अगर हम निकालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है. तो कितना हम लोग पे फोर्स लगता है हमने पहले पढ़ा. फोर्स का फॉर्मूला के क्यू नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर और उसका मैग्नीट्यूड Q0 है चार्ज का. तो ये डिराइव होकर बनता है के Q1 बाय आर स्क्वायर. तो ये जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है. ये रेशियो है किसका? टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड. हमने फोर्स निकाला के Q0 Q1 अपॉन आर स्क्वायर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखा है Q0. वो क्या बनता है? के Q1 अपॉन आर स्क्वायर. It means electric field depends on two factors: magnitude of charge, distance of point from the charge. बहुत इंपॉर्टेंट एजर्सन रीजनिंग बनता है यहाँ से. इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पे साफ दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q0 यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है Q0 पे दिख रहा है, डिपेंड कर रहा है. और दूसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज, मतलब आर पे भी डिपेंड कर रहा है. फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड. मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर आएगी. देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अंदर आ रही है. वेक्टर नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर. आर वेक्टर से हम वेक्टर रोटेशन इसका कर सकते हैं. ये हमने पहले भी देखा है. हमने फोर्स के ऊपर देखा था कि एक फोर्स कितना लग रहा है, उसी का अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. अ चार्ज हैव यूनिक मैग्नीट्यूड एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज क्या होते हैं? यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए टेस्ट चार्ज की. टेस्ट चार्ज क्या होता है? अ चार्ज हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं. कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस वेयर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn charge located at this R1 R2 and R3 R4 R5 Rn position vector. Let us consider that point located at R0 position vector and the total electric field and point P is equal to the vector addition of electric field. सीधी बात है, हमने फोर्स के केस में भी पढ़ा, उसका हम सारे वेक्टर उसके बाद ऐड कर देते, एक एक के कारण निकाल के उसके बाद ऐड कर देते. यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक एक के कारण लिखी कि हमने डायरेक्शन वेक्टर भी लिख दिया उसके बाजू बाजू में उसका, और फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर दिया. इसका भी एक सिग्मा नोटेशन आ गया. E is a vector quantity that varies from one point to another space and it derived from the position of source charges. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सीधी बात है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड आप सम इमेजिनरी है कंटिन्यू लाइंस. वो इमेजिनरी होती है, हमने ऐसे रियल में देखी नहीं है और उसी को इलेक्ट्रिफाइड फील्ड लाइंस कहते हैं. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. इमेजिनरी होती है, ब्रेक के बिना आती, मतलब कंटिन्यू क्लोज, बताइए कंटिन्यू पाथ बनाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड नेगेटिव चार्ज. हमने पहले भी पढ़ा पॉजिटिव में बाहर निकलती है और नेगेटिव में अंदर जाती है. तो ऐसे आसपास आके तो ऐसे बन जाएगा. इफ़ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसलिए उसका एक ही डायरेक्शन होता है. अगर हम किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट, इधर टेंजेंट बना दे या इधर टेंजेंट बना दे तो वो डायरेक्शन बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. The point where density of electric field lines is higher than that at the point magnitude of electric field is more and vice versa. The point where density of electric field lines is higher than at the point magnitude of electric field is more and vice versa. मतलब जहाँ मैग्नीट्यूड, सीधी बात है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो भी बहुत ज़्यादा होगी. जब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, मतलब जितना मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके कारण उतना ही उसमें क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी होगी. और वो उल्टा भी है, अगर डेंसिटी जितनी ज़्यादा हाई है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी. फॉर अ पॉइंट चार्ज लाइन इज रियली मूव आउटवर्ड इनसाइड टू द नेचर ऑफ चार्ज. पॉजिटिव है तो बाहर लेकर रही है, नेगेटिव है तो अंदर आ रही है, ये तो हमें पता है. If we represent the field lines between the unlike charges, then it have a nature to be compressed. It represent attraction. ठीक है, अनलाइक चार्जेस को रख दिए,
ठीक है। एक बार अनलाइक चार्ज के रखिए तो वो एक क्लोज ऐसे टाइप का बना देगी पॉजिटिव से निकलते हुए नेगेटिव के अंदर जाने के लिए। और दो अगर हमने सेम चार्जेस को रखा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और हम देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इन दोनों की एक दूसरे को रिपेल कर रही है। If we represent the electric field lines between like charges, then it have a nature to peak expansion. It represent repulsion. If we represent like charges है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। True electric field lines cannot be intersect. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि डायरेक्शन हमारा सेम, दो अलग डायरेक्शन आ जाएंगे। बिकॉज इंटरसेक्शन देयर इज टू डायरेक्शन देन कैन नॉट बी पॉसिबल, मीन्स एट अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ओनली व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी पॉसिबल, मतलब एक ही डायरेक्शन उसका पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्लोज लूप नहीं बनती है, लूप्स से नहीं बनते। आगे पढ़ लेते हैं। इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल जाता है। आगे ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। ये वही चीज़ है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है। इफ वी रिप्रेजेंट फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज देन इट हैव्स नेचर टू बीइंग एक्सपेंशन। लाइक चार्जेस के बीच में एक्सपांड होगा, जी हाँ, एक दूसरे की तरफ दूर होगा तो वो एक्सपांड हो